हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र पर। यानी कि इस क्लास को यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर से सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, उपचारात्मक और निगमनात्मक विधि पर, और साथ ही चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड ऑल। तो इन सारे टॉपिक को मैंने इसमें असेंबल कर रखा है। आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं छूटेंगे, राइट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का जो आपका क्लास है उसका वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है समाज का अध्ययन करना। दैट मीन्स जिस विज्ञान में, जिस शास्त्र में हमें समाज का अध्ययन करने को मिले वही क्या कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान कहलाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक अध्ययन एक व्यापक शब्द है जिसमें समाज के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष शामिल होते हैं। यानी कि ये जो सामाजिक अध्ययन है ये कोई छोटा वगैरह शब्द नहीं है, ये बहुत व्यापक शब्द है। इसमें बहुत सारे पहलू को असेंबल किया जाता है जो कि सामाजिक पहलू होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। किन किन विषयों से सामाजिक विज्ञान का संबंध है ये भी महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको भी समझिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान का भाषा से संबंध सबसे पहला ये हो गया, राइट। इसमें क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये तो बात हो गई कि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होगी ही, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट से लैंग्वेज का रिलेशन रहता है और सामाजिक विज्ञान से खास करके इसमें दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को माइंड में सेटल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान का गणित से संबंध। देखिए, इतिहास के विविध कालों का लेखा जोखा रखने हेतु गणित की आवश्यकता होती थी। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी गणित का उपयोग होता है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का गणित से गहरा संबंध है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान का विज्ञान से संबंध। देखिए, संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, रेडियो, मोबाइल, टीवी आदि सभी हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध है और समाज में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान का विज्ञान से संबंध है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान का कला से संबंध। देखिए, सामाजिक विज्ञान का कला से संबंध इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतिहास को और करीब से जानने में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला आदि का भरपूर सहारा लिया जाता है। इस तरह सामाजिक अध्ययन का कला से विशेष संबंध है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टिकोण से और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसको भी समझ लेना बहुत अच्छे से, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि सरल से जटिल की ओर। देखिए, इस शिक्षण विधि के अनुसार बालक को विषय पढ़ाने से पहले सरल पाठ पढ़ाना चाहिए। सरल से जटिल की ओर में क्या होगा, तो सबसे पहले बालक को सरल पाठ पढ़ाया जाएगा और बाद में कठिन पाठ पढ़ाना चाहिए। जैसे फूल के भागों का वर्णन करने से पूर्व हम बालकों को फूल के बारे में जानकारी देंगे ताकि उनको जटिल चीज़ें बाद में पता चले और पहले उनके जो सरल चीज़ें वो पता चले, राइट। इस तरह से बालक बहुत अच्छे से समझेगा। उसी का जो अगला पॉइंट है वो है कि यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। देखिए, सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण विधि है ये प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण विधि में पहले वह बातें बताई जाती है जिससे कि छात्र परिचित है, राइट। यानी कि छात्र को जिस विषय के संबंध में जानकारी है उसको पहले बता दिया जाता है। उसके बाद अज्ञात बातें, यानी कि जो बातें बच्चे नहीं समझते हैं, जिससे अपरिचित है, वो बातें बतानी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि पहले बालकों को सेब दिखाना चाहिए, उसके बाद इनको खाने से क्या फ़ायदा होता है वो बतलाना चाहिए। यही क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, इसमें विद्यार्थियों को पहले विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक उदाहरण से परिचित करवाया जाता है तथा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यह विधि सामान्यतः उच्चतर
स्तर पर अपनाई जाती है। समझ गए। इसके बाद देखिए विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब कैसा पाठ्यक्रम हो किस स्तर पर, ये अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 दिया गया है। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक स्तर। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए ताकि बच्चों को क्रियाकलापों में संलग्न कर आसपास के वातावरण की समझ विकसित की जा सके। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन एसोसिएटिव यानी सहभागी होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर देखिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से ली जानी चाहिए। ठीक। इतिहास के अलग अलग खंडों के साथ विश्व इतिहास से भी सामग्री ली जानी चाहिए। भूगोल में पर्यावरण, संसाधन आदि के शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए और ये किस में होगा, उच्च प्राथमिक स्तर में इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। ठीक। उसके बाद हो गया माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज। देखिए माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से संबंधित अध्याय होनी चाहिए। और ये जो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सबको आप लोग माइंड में सेटल कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के अंदर। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उच्च माध्यमिक स्तर पर किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए इस स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन की स्वतंत्रता देनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण रोजगार आधारित होना चाहिए। राइट। इस स्तर पर सहभागी अधिगम को और प्रबल बनाना चाहिए ताकि बच्चे ग्रुप में वर्क करना सीख जाए, समूह में काम करना सीख सके। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बिना बोझ के शिक्षा 1993, ये भी आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के अंदर आते हैं और इससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिलते हैं। ठीक। देखिए इसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन तथा सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1993 में यानी कि 1993 में बिना बोझ के शिक्षा नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अब देखिए उस रिपोर्ट में क्या सब लिखा गया है। इसमें वर्तमान स्कूली शिक्षा को बोझ बताया गया। 1993 से जो पहले शिक्षा दी जाती थी उसको क्या किया गया, उस स्कूली शिक्षा को बोझ बताया गया। राइट। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया तथा साथ ही कहा गया कि किताबों में अनावश्यक पाठ्य सामग्री न रखी जाए। ये सब मानना था बिना बोझ की शिक्षा 1993 के समिति का। उसके बाद यशपाल समिति की रिपोर्ट में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया। साथ ही किताबी ज्ञान के बजाय प्रायोगिक ज्ञान पर बल दिया गया। इसमें किताबी शिक्षा को कम करके उसे व्यावहारिक बनाने पर भी क्या किया गया, तो बल दिया गया। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए ताकि पारस्परिक अधिगम सफल हो सके। सीखने का मतलब होता है कि बच्चे भी सीखे और उनको टीचर के साथ शेयर भी करे, तो ये क्या हो गया, पारस्परिक अधिगम हो गया। इसको सफल बनाने का जो सपना था वो था यशपाल समिति की। ठीक। अब इसी का एक पार्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सिर्फ सामाजिक विज्ञान में ही नहीं, इससे क्वेश्चंस आप लोगों के CDP के अंदर भी आ सकते हैं और यदि 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए इसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किए गए। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन के बाद इस प्रकार है। इसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो शिक्षा में एकरूपता लाना तथा सभी को शिक्षा सुलभ करवाना।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना तथा बालिका शिक्षा पर जोर देना, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो बालिका शिक्षा पर जोर भी देती है और बुनियादी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता को और स्ट्रॉन्ग करना, इन्हांस करना, उसको बनाए रखने की बात कही है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है देश के प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है जो माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना तथा उच्च शिक्षा को विविध जानकारी से युक्त करना। माध्यमिक शिक्षा जो होती थी, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको कहते थे, उसको व्यवसायपरक यानी कि प्रोफेशनल कोर्स के तौर पर बनाना और उच्च शिक्षा जो होती है उसको विविध जानकारी से युक्त करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों में मुक्त विद्यालयों की स्थापना कर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कर निरक्षरता को समाप्त किया जाए, ठीक। ऐसा मानना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उसके बाद इसी का जो एक पॉइंट है वो है खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, योग आदि को बढ़ावा दिया जाए। इसका भी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सक्षम, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए और ये भी वकालत करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। एक बार और मैं रिवाइज करा दूँ कि पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो 1968 में आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो 1986 में और इसमें संशोधन किया गया 1992 में। और जो लास्ट वन जो आया था शिक्षा नीति वो 2020 में आया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं वो आया, ठीक, 2020। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर। इसमें है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव और ये टॉपिक भी आप लोगों को बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो चलिए इसमें शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बिना बोझ के शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, एनसीएफ 2005 में शिक्षण की जाति तथा लिंग भेद की पुरानी परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश की गई तथा शिक्षण में नवाचार पर बल दिया गया। ये बातें 2005 की जो रूपरेखा थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उसमें लिखी गई है। उसके बाद है एनसीएफ 2005 में शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से प्रभावी एवं रोचक बनाने हेतु साथ ही शिक्षण की पुरानी पद्धति को समाप्त करने की बात करती है। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का एनसीएफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के सीडीपी में भी, शिक्षा शास्त्र में भी, किसी भी सब्जेक्ट के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त करने पर बल देती है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर बल देती है कि शिक्षक छात्रों को केवल उत्तर देना ही न सिखाए वरन छात्रों में सवाल निर्माण तथा उसके उत्तर देने की समझ विकसित करने का प्रयास करें ताकि स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक। उसके बाद जो एनसीएफ 2005 का कुछ पॉइंट्स है वो है पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्र चिंतन करे, ना कि पाठ्य को रटने पर बल दे, यानी कि रटंत शिक्षा प्रणाली थी उसको ख़त्म करने की बात कही गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है तथा पढ़ा शिक्षकों की ज़्यादा नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था के गुण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पढ़ा शिक्षक का मतलब होता है गैर प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनसीएफ के सुझावों को स्वीकार करते हुए बीएड शिक्षा में व्यापक सुधार किए हैं। ये बात एनसीएफ 2005 में ही कही गई थी, ठीक। उसके बाद जो शिक्षण विधियाँ हैं वो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं सीडीपी के अंदर या फिर शिक्षण शास्त्र के अंदर। देखिए शिक्षण विधि शिक्षण कार्य करने का एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक तरीका है। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे वैज्ञानिक तथा प्रभावित शिक्षण पर बल दिया जाता है।
विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आती है, जो कि अलग अलग विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि, इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए व्याख्यान विधि क्या होती है। इसमें पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों को सुनाया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित उपागम है। इसमें एक साथ बहुत से छात्रों को शिक्षित किया जाता है, परंतु इसमें स्रोतों को निष्क्रिय माना जाता है, यानी कि जो क्लास में शिक्षक लेक्चर दे जाते हैं उसको हम व्याख्यान विधि कह सकते हैं। अब प्रदर्शन विधि देखिए, इसमें छात्रों के सामने किसी घटना या प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। छात्र स्वयं प्रक्रिया को समझकर निष्कर्ष निकालते हैं, उसे ही प्रदर्शन विधि कहा जाता है। ठीक, अब समस्या समाधान विधि को समझ लेते हैं। यह भी छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या देकर उसका समाधान बताने को कहते हैं। यह सर्वाधिक व्यावहारिक शिक्षण विधि है। इससे सीखने वाले में अवधारणा का भी विकास होता है और इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट की चांसेस अधिक बढ़ जाती है। इसलिए समस्या समाधान विधि और प्रदर्शन विधि को मुख्य माना गया है। अब कुछ शिक्षण सामग्री है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के सीटेट के दृष्टिकोण से, राइट। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य शिक्षण सामग्री में वैसी चीज़ें आती है जिन्हें केवल सुना जाता है। रेडियो द्वारा शिक्षण, टेप रिकॉर्डर आदि ये सब श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य सामग्री में केवल देखी जाने वाली शिक्षण सामग्री आती है, जैसे श्यामपट्ट, नक्शा, ग्लोब चार्ट आदि, ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। और श्रव्य दृश्य सामग्री में देखी या तथा सुनी जाने वाली शिक्षण सामग्री आती है, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, ऑनलाइन क्लासेस आदि, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट वन है संवाद। देखिए संवाद वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों के साथ, छात्र शिक्षक के साथ तथा छात्र छात्र के साथ अपनी भावना, विचार, अनुभव, ज्ञान आदि का आदान प्रदान करते हैं। संवाद को स्थानांतरित करने वाले साधन संवाद के साधन कहे जाते हैं। रेडियो, किताब, समाचार पत्र आदि ये सब संवाद के साधन के रूप में देखे जाते हैं। संवाद के उद्देश्य देखिए क्या होते हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि का प्रभावी संचार करना, विश्वव्यापी संवाद स्थापित करना संवाद के मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब देखिए संवाद के कितने प्रकार होते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों के सीटेट के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको फोकस करके देख लेना। संवाद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक, मौखिक संवाद, लिखित संवाद और गैर मौखिक संवाद या सांकेतिक संवाद। देखिए मौखिक संवाद में क्या करते हैं हम लोग, 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद जो होता है या फिर वार्तालाप करते हैं, वही मौखिक संवाद हो गया। लिखित संवाद में क्या होता है कि कही गई बातों का प्रसार पत्र, पत्रिकाएं, किताब आदि के द्वारा किया जाता है, वही क्या हो गया, लिखित संवाद हो गया। सांकेतिक संवाद में संकेत के द्वारा, अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वही सांकेतिक संवाद हो गया। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आलोचनात्मक चिंतन, जिसको अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। देखिए आलोचना के साथ चिंतन करना अर्थात किसी भी विचार, अर्थ, अवधारणा आदि के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना, ये आलोचनात्मक चिंतन हो गया। इनकी विशेषता क्या है कि यह गुण तथा दोष का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, अतः निष्पक्षता इसकी प्रमुख विशेषता है, किसकी, आलोचनात्मक चिंतन की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लूम का वर्गीकरण। देखिए ब्लूम का वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 प्रकार है। ज्ञानात्मक पक्ष, सबसे पहला, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया है। इन्हें मानसिक प्रक्रिया की जटिलता तथा पदानुक्रमितता के अनुसार विकसित किया गया है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। उसके बाद है भावात्मक पक्ष। देखिए भावात्मक पक्ष में अनुभूति प्रधान है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत तथा भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है, जबकि क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है कि वे शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जिनका संबंध शारीरिक तथा क्रियात्मक कौशल से होता है। अब हम लोग समझते हैं आगमन तथा निगमन विधि। देखिए आगमन विधि जो होती है, इस विधि में हमें किसी प्रश्न को हल करने के लिए नियम ढूंढना होता है तथा उन्हीं ढूंढे हुए नियम के आधार पर उस प्रश्न का हल किया जाता है। जैसे हम
विद्यार्थियों को 100 को डिवाइड करने के लिए देंगे तो वो विभिन्न तरीका ढूंढेंगे 100 को डिवाइड करने का। जबकि निगमनात्मक विधि में क्या होती है कि इसमें नियम पहले से मौजूद होते हैं, नियम इसमें डायरेक्टली निर्धारित होते हैं, उसी नियम के आधार पर हम किसी प्रश्न का हल करते हैं। ठीक, देखिए स्रोत क्या होती है, स्थान, व्यक्ति या वस्तुएं जिनसे हमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित जानकारियां मिलती है, स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों से वर्तमान समय में उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो क्या हो गया, स्रोत हो गया हड़प्पा सभ्यता की। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। देखिए प्राथमिक स्रोत ऐसे स्रोत जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्मारक, प्रतिमा, कहानियाँ, रीति रिवाज, डायरी, हस्तलिपि आदि, ये सब प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। द्वितीयक स्रोत देखिए क्या होती है, जो प्राथमिक स्रोतों का व्याख्यान तथा विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वही द्वितीयक स्रोत हो गया।